Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएससी के एग्जामिनेशन चालू हैं दोस्तों सेकेंड ईयर के एमसीबीयू यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है जो दोस्तों आपकी इससे पहले अपने चैनल पर फाउंडेशन के तीनों पेपर हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण अध्ययन का फुल सॉल्यूशन दोस्तों अपने चैनल पर डल चुका है। अगर अभी तक आपने इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों आपको वेलकम फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। लेकिन आपको जो अभी ऑब्जेक्टिव आंसर है वो नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। मैंने अभी दोस्तों ढूंढने का प्रयास किया है लेकिन अभी नहीं मिल पाया ऑब्जेक्टिव आंसर दोस्तों। अगर मुझे मिलते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो अपना लेट्स फाइंड जॉब के नाम से है दोस्तों, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल की टेलीग्राम। तो दोस्तों आपको वहाँ सॉल्यूशन में डाल देता हूँ, जो विकल्प के छोड़ देता हूँ। आपको आज की इस वीडियो में दोस्तों लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों जो आपके ऑब्जेक्टिव आंसर रह जाते हैं तो मैं दोस्तों इनका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। आप दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप दोस्तों चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों आपका पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि मुक्त ऊर्जा की भौतिक सार्थकता समझाएं। अथवा में दोस्तों आपसे पूछा गया है कथन की समीक्षा कीजिए, ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, कथन की समीक्षा कीजिए, ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। तो दोस्तों मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्टली नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर, ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है लघु उत्तरीय जो आपका प्रश्न है। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि कथन की आपकी समीक्षा करना है कि जो आपकी ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, तो आप इसको समीक्षा करें। तो इसके आंसर देखिए ये है दोस्तों, आप इसका फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के रूप में एंट्रोपी बढ़ जाती है क्योंकि निष्क्रिय समानता की एक अंतिम स्थिति में गिरावट आती है। तो दोस्तों आप इसे ही फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है कि दोस्तों एक घटक तंत्र का प्रवस्था आरेख खींचो। तो आपको इसमें एक घटक तंत्र का आपको एक प्रवस्था आरेख बताना है। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर। आपको एक घटक तंत्र का प्रवस्था आरेख का चित्र बनाना है। तो ये इसका चित्र है दोस्तों, तो आप इसे फास्टली डायग्राम इसका बना लीजिए दोस्तों। आपको इसी प्रकार से बिल्कुल बनाना है दोस्तों। आप स्केल और पेंसिल की सहायता से बहुत ही बेहतरीन बनाइएगा दोस्तों, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ओस्टवाल्ड के तनुता नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको दोस्तों बताना है इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ओस्टवाल्ड का तनुता नियम बताना है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्टली नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। आपको इसमें ओस्टवाल्ड के तनुता नियम को बताना है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो दोस्तों ये है आपका ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। किसी विद्युत अपघट्य जैसे अम्ल, क्षार आदि में के आयनिक स्थिरांक तथा आयनन की मात्रा के बीच एक संबंध बताने वाला नियम है। तो ये है, इसको आप नियम को से नोट कर लीजिए दोस्तों। आपको इसी बेहतरीन तरीके से लिखना है, तरीके से दोस्तों आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जहां दोस्तों आपको बताना है किसमें Kp एक वियोजन स्थिरांक है, A है दोस्तों वो आपकी आयनन की मात्रा है, और दोस्तों आपका जो C है इसमें धन आयनों की सांद्रता है, और C K+ है दोस्तों वो ऋण आयनों की सांद्रता है दोस्तों। और आपका जो C0 है वो दोस्तों कुल सांद्रता है, और CKa आपका कांस्टेंट राशि है दोस्तों आपकी। पर आपको उसमें बताना है कि ओस्टवाल्ड का
नियम क्या है? इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान विलयन में उपस्थित ऋण आयनों तथा धन आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के बराबर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है कि लवण जल अपघटन को 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो आपको दोस्तों इसमें लवण जल अपघटन की परिभाषा बतानी है 100 उदाहरण सहित। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे ही फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर है। ये है आपका जल अपघटन। जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो लवण के धन आयन जल के ऋण आयन से तथा लवण के ऋण आयन जल के धन आयन से तथा लवण के ऋण आयन जल से के धन आयन से क्रिया करते हैं, जिससे H+ की सांद्रता परिवर्तन हो जाती है। लवण का जल अपघटन एक उत्कर्णीय अभिक्रिया है जिससे एक साम्य स्थापित हो जाता है। इसे अपघटनी साम्य कहते हैं। इस साम्य पर लगाए गए स्थिरांक को जल अपघटनी स्थिरांक कहते हैं। इसे H से व्यक्त करते हैं। दोस्तों इसके आगे है, आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फाड़ नोट कर लीजिए। संपूर्ण लवण का जल अपघटन नहीं होता है, बल्कि इसकी कुछ ही मात्रा का जल अपघटन होता है। इसे जल अपघटन की मात्रा कहते हैं तथा जल अपघटन की मात्रा को B या H से व्यक्त करते हैं। ये दोस्तों आपका आंसर। आपको उसमें प्रबल बता देना है कि प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6। अब प्रश्न क्रमांक 6 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरक को 100 उदाहरण सहित आपको समझाइए। तो आपको विषमांगी उत्प्रेरक को समझाना है उदाहरण सहित। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है इसका आंसर आपके प्रश्न क्रमांक 6 में का। इसमें दोस्तों आपको लिखा भी हुआ है कि विषमांगी उत्प्रेरक में समानतः ठोस अधिशोषण उत्प्रेरक तथा अभिकारक गैसें होती हैं। अभिक्रिया उत्प्रेरक की सतह पर होती है, जहां अभिकारक अणु अधिशोषित रासायनिक अवशोषित होता है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फाड़ नोट कर लीजिए। इसके आगे जो दोस्तों आपको इतना लिखना है, तो आपको ये है आपका आंसर, तो आप इसे फाड़ नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको पहले इसमें ये लिखना है प्रश्न क्रमांक 6 में, और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है नीचे वाले को। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा और दोस्तों आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके लिए इतने बेहतरीन आंसर ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है, और दोस्तों जो कि आप समझ सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन करता है और आपके लिए निरंतर फास्ट ही सॉल्यूशन लाने के लिए प्रेरित करता है, कि जिससे आपके लिए फास्ट सॉल्यूशन लाए। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी, जैसे भी केमिस्ट्री सेकंड की डलेगी, थर्ड की डलेगी दोस्तों, और फिजिक्स मैथ की डलेगी सॉल्यूशन की वीडियो, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। अब दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा जा रहा है कि कार्नोट चक्र की व्याख्या करो। तो आपको कार्नोट चक्र के बारे में बताना है। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये आपका कार्नोट चक्र के बारे में, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। कार्नोट चक्र एक आदर्श थर्मोडायनामिक चक्र है जो एक परिपूर्ण ताप इंजन का वर्णन करता है। सभी वास्तविक गर्मी इंजन कैरन चक्र द्वारा सन्निहित सिद्धांतिक पूर्णता के अपूर्ण सन्निकट है। कार्नोट चक्र में सभी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्यों में नहीं बदलता जाता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भौतिक कानून द्वारा अनुमित सबसे बड़ा भाग है। तो आप इसे नोट करते चलिए दोस्तों। इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आप आगे सबसे पहले किसका सॉल्यूशन चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं, कमेंट करके बताना मत भूलना। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए।
इसके आगे आपको इसके आगे इसे लिखना है, आप इसे भी फार नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है और दोस्तों आपको इसके आगे इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। अब आपसे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन की परिभाषा लिखो तथा राउट्स के नियम का कथन कर लिखो। तो आपको दोस्तों इसमें आदर्श विलयन की परिभाषा बतानी है और राउट्स का नियम लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर। आपको इसमें आदर्श विलयन की परिभाषा बतानी है, तो ये है इसका आंसर दोस्तों। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऐसा विलयन जो राउट्स के नियम का अनुसरण करता है, अर्थात वह विलयन जो राउट्स के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। फिर दोस्तों आपको इसमें लिखना है राउट्स के नियम भी आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों ये है राउट्स का नियम कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब का मान उस अवयव की मूल भिन्न के समानुपाती होता है जबकि ताप का मान स्थिर रखा जाए, इसे ही राउट्स का नियम कहते हैं। इसके आगे दोस्तों आप इसे लिख लीजिएगा। अतः जो विलयन राउट्स के नियम का पालन करता है उस विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। तो दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दोस्तों आप वीडियो को फुल HD क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। आपसे प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि एकल इलेक्ट्रोड के लिए नटवर्स समीकरण की व्युत्पत्ति करो। आपको एकल इलेक्ट्रोड के लिए आपको करना है नटवर्स समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक 9 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है। सेल का विद्युत वाहक आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः विद्युत वाहक आयनों की सांद्रता के मध्य संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया है उसे नटवर्स समीकरण कहते हैं। पहले आपको दोस्तों नटवर्स समीकरण को समझाना है, फिर दोस्तों आपको उसकी व्युत्पत्ति करना है, क्योंकि आपसे एकल इलेक्ट्रोड के लिए अर्ध सेल के लिए इसमें नटवर्स की व्युत्पत्ति पूछी गई है। ये है इसका आंसर। आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लिए। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। दोस्तों इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप फास्ट नोट करते चलिए। दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप इसके आगे आपको इसे लिखना है, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न है इसलिए थोड़ा आप लगभग बड़ा लिखें। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है और दोस्तों आपको इस प्रकार की एक तालिका बनानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है और दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको इसमें जो आपका नटवर्स समीकरण है इसकी पूरी व्युत्पत्ति करना है, मतलब इसे आपको पूरा उत्पन्न करना है, पूरा समझाना है, मतलब एक प्रकार से सिद्ध करना है इसे। तो ये इसका आंसर है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसलिए दोस्तों ये थोड़ा बड़ा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर निम्न सेल अभिक्रिया के नटवर्स समीकरण को लिख दीजिएगा आप। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। दोस्तों आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। अब प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे बफर क्या है, बफर क्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। तो बहुत आसान आपका ये क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। तो यही है आपका दोस्तों आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। बफर को दोस्तों बफर विलयन ही कहा जाता है। दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जब एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिलाती है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ जिससे वीडियो बड़े हो सकती है, तो पहले आपको इतना लिखना है, फिर इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए।
और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों आपके धीरे उत्तरी प्रश्न है, आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखें। दोस्तों वैसे भी आप बीएससी 12वीं के बाद जो बीएससी स्नातक परीक्षा होती है आप उसे दोस्तों क्वालिफाई करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप कुछ बड़ा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपको वहाँ ज़्यादा ही लिखने के अधिकतम नंबर दिए जाते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। लघु उत्तरीय में दोस्तों आप चल जाता है, आप 4-5 लिखें तो आराम से चल जाएगा, आपका 2 नंबर का होता है, लेकिन दोस्तों ये आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखें। इससे दोस्तों आप ही को फायदा होगा। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, जैसे ही मैं दोस्तों सॉल्यूशन की वीडियो डालूंगा, जैसे मैथ की डालूंगा, केमिस्ट्री की डालूंगा, अभी फिजिक्स की डलेगी, तो दोस्तों वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बॉटनी की भी डलनी है, जूलॉजी की भी फुल सॉल्यूशन डलना है, तो दोस्तों वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके और दोस्तों वो भी आपकी तरह आसानी से केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर कर सकें। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दोस्तों आपसे पूछा गया है एंजाइम उत्प्रेरक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। एंजाइम के पर दोस्तों आपको उत्प्रेरक पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है, तो इसका आंसर ये, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको एंजाइम के लक्षण एवं गुण बता देने हैं। इसे आप टिप्पणी लिखने हैं, तो टिप्पणी में दोस्तों सब कुछ आ जाता है, गुण, महत्व, विशेषताएं, आप सब कुछ लिख सकते हैं। बस आपको एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में बताना है सब, आप इसे भी लिख लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। साथ ही दोस्तों आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर भी कंप्लीट होता है। और दोस्तों आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करके जो दोस्तों फास्ट ही बताइएगा, जिससे आपके लिए आगे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बन सके दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत की जा रही है, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आंसर आपके लिए लाए जाते हैं, जिससे आपको दोस्तों लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो और दोस्तों आपको फुल मार्क्स भी मिले। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको पता है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, आपको जो भी सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप दोस्तों का सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।